नमस्कार। नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी लेकिन शायद थोड़े कम चर्चित विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जब प्लांट शटडाउन होता है तो उस दौरान अपनाए जाने वाले महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय, हाँ, ये बहुत अहम है। और खास तौर पर हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे: पर्जिंग, आइसोलेशन और लीक टेस्टिंग। जी हाँ, ये तीनों बहुत ही क्रिटिकल हैं। हमारी ये जो चर्चा है ये जुबैर अहमद के एक तकनीकी शोध पत्र पर आधारित है। इसमें सऊदी अरब की 2 बड़ी कंपनियां, सऊदी अरामको और सबिक, उनके मानकों का जिक्र है। हाँ, उनके स्टैंडर्ड्स काफी मजबूत माने जाते हैं इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए ये प्लांट शटडाउन होता क्या है, एकदम आसान शब्दों में। देखिए, प्लांट शटडाउन मतलब एक तरह से प्लांट को जानबूझकर प्लान करके कुछ समय के लिए बंद करना, अच्छा। ताकि उसमें जो जरूरी मरम्मत है या कोई जांच करनी है या कुछ बदलाव करने, वो सब किए जा सके। ओके। और ये कितने समय के लिए होता है? ये कुछ दिनों से लेकर कई बार तो कई महीने भी लग जाते हैं। बड़े शटडाउन में हजारों लोग काम करते हैं। बाप रे, हजारों लोग! जी हाँ, तो फिर सुरक्षा तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती होगी। बिल्कुल। और इसी सुरक्षा के लिए 3 प्रक्रियाएं हैं जो एकदम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। रीढ़ की हड्डी? अच्छा, कौन सी 3? पहली है पर्जिंग, मतलब किसी मशीन या पाइप को खोलने से पहले उसमें से खतरनाक गैस से बाहर निकालना। ठीक है। दूसरी है आइसोलेशन, यानी जिस हिस्से पर काम हो रहा है उसे चलते हुए प्लांट से पूरी तरह फिजिकली अलग कर देना। फिजिकली अलग मतलब? हाँ, उस पर आएंगे। और तीसरी है लीक टेस्टिंग। लीक टेस्टिंग? जी, काम पूरा होने के बाद ये पक्का करना कि सब कुछ ठीक से जुड़ गया है, कोई लीकेज तो नहीं है, ताकि उसे दोबारा चालू किया जा सके। अच्छा, तो ये तीनों अलग-अलग हैं या जुड़ी हुई हैं? ये असल में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक पूरा साइकिल है ये। साइकिल? कैसे? देखिए, पहले आप आइसोलेट करते हैं, फिर पर्ज करते हैं, फिर अपना मेंटेनेंस का काम करते हैं, हाँ। फिर लीक टेस्ट करते हैं। अगर सब ठीक रहा तो फिर पर्जिंग गैस निकालते हैं, जिसे डीपर्जिंग कहते हैं। फिर आइसोलेशन हटाते हैं, यानी डी आइसोलेशन। अच्छा, और तब जाकर प्लांट को दोबारा स्टार्ट किया जाता है। तो ये पूरा एक चक्र है। समझ गई। ये तो काफी व्यवस्थित लगता है। जी हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर सऊदी अरब जैसी जगहों पर। ये सिर्फ अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो ये कानूनन अनिवार्य है। सऊदी अरामको के अपने बहुत डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, SAES, GI, SAP। जीआई मतलब? जनरल इंस्ट्रक्शंस, जैसे आइसोलेशन के लिए GI.006.12, पर्जिंग के लिए GI.009.00। अच्छा। और ऐसे ही सैबिक के भी अपने बहुत कड़े नियम हैं। उनका वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम, WAS, क्वालिटी कंट्रोल, परमिट टू वर्क, PTW सिस्टम, ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा का जाल बनाते हैं। और अगर कोई इन्हें फॉलो ना करे तो? तो देखिए, नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। मतलब इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां जरा सी लापरवाही से बड़े धमाके हुए, जहरीली गैसें फैली, जाने गईं। इसी पेपर में 2018 की एक घटना का जिक्र है, एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में। वहां पर्जिंग में चूक हुई थी। क्या हुआ था? खासकर वो LEL मॉनिटरिंग, मतलब ज्वलनशील गैस की मात्रा जांचने में लापरवाही हुई। नतीजा, 3 कर्मचारियों की जान चली गई। हे भगवान, सिर्फ एलईएल मॉनिटरिंग की वजह से? हाँ, वो जो नियम है ना कि LEL 0 होना चाहिए लगातार 30 मिनट तक, उसे शायद गंभीरता से नहीं लिया गया। तो ये दिखाता है कि ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं है, ये सचमुच जान बचाते हैं। ये आखिरी सुरक्षा कवच है। वाकई ये तो बहुत गंभीर बात है। चलिए, तो फिर इस सुरक्षा त्रिमूर्ति के पहले हिस्से यानी पर्जिंग को थोड़ा और खोलते हैं। पर्जिंग का मतलब क्या है, एकदम सरल भाषा में? बिल्कुल, पर्जिंग का सीधा सा मतलब है किसी बंद जगह, जैसे पाइपलाइन या टैंक, उसमें से खतरनाक हवा या गैस को बाहर निकालने के लिए उसमें कोई निष्क्रिय गैस भरना। निष्क्रिय गैस? जैसे? सबसे आम है नाइट्रोजन। निष्क्रिय मतलब जो रिएक्शन न करे। अच्छा, और ये खतरनाक हवा या गैस क्या हो सकती है? कुछ भी, जैसे ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन, मीथेन, प्रोपेन वगैरह, या जहरीली गैसें, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर सिंपल हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है, या नमी भी। तो पर्जिंग क्यों करते हैं, क्या फायदे हैं इसके? कई फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, लोगों की सुरक्षा। हाँ, वो तो है। ताकि जब कोई अंदर जाए या उसे खोले तो उसे जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। दूसरा? आग और धमाके से बचाओ। वो कैसे? देखिए, अगर सिस्टम में ज्वलनशील गैस भी है और ऑक्सीजन भी, तो जरा सी चिंगारी से आग लग सकती है, खासकर अगर वेल्डिंग जैसा कोई हॉट वर्क होना हो। हाँ, सही बात है। पर्जिंग इन दोनों को, यानी ज्वलनशील गैस और ऑक्सीजन, दोनों को हटा देती है। और तीसरा, कभी-कभी प्रोसेस के लिए ही ऑक्सीजन को हटाना जरूरी होता है। और चौथा, उपकरण की अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे जंग वगैरह हटाने या रोकने के लिए। समझ गई।
तो ये पर्जिंग कब कब जरूरी होती है? ये कई सिचुएशन में बिल्कुल जरूरी है। सबसे कॉमन है मेंटेनेंस से पहले। जैसे? जैसे किसी टैंक या पाइप को खोलना है, उसमें ब्लाइंड लगाना है, हॉट वर्क करना है, या किसी तंग जगह कन्फाइंड स्पेस में जाना है। इसके अलावा जब कोई नई पाइपलाइन या इक्विपमेंट चालू करते हैं तब भी पर्जिंग करते हैं, ताकि उसमें भरी हवा या नमी निकल जाए। और हाँ, कभी-कभी इमरजेंसी में भी सिस्टम को सेफ करने के लिए पर्जिंग करनी पड़ जाती है। अच्छा, आपने कहा नाइट्रोजन सबसे आम है पर्जिंग के लिए। जी हाँ, ऑयल एंड गैस में नाइट्रोजन पर्जिंग ही सबसे ज्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक तो निष्क्रिय है, दूसरा आसानी से मिल जाती है, या तो टैंकर से या प्लांट में ही बनती है, और ये ज्वलनशील गैस और ऑक्सीजन दोनों को हटाने में बहुत असरदार है। इसकी शुद्धता भी जरूरी होती होगी। बिल्कुल, स्टैंडर्ड्स कहते हैं कम से कम 99.5% शुद्ध हो, और उसमें ऑक्सीजन 0.5% से भी कम हो। और अगर नमी से दिक्कत है तो सूखी नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन के अलावा कोई और तरीका भी है? हैं, लेकिन कम इस्तेमाल होते हैं। जैसे एयर पर्जिंग, हवा से ही फ्लश करना, वो सस्ता है पर जाहिर है ऑक्सीजन नहीं हटाता। हाँ। स्टीम पर्जिंग, भाप से, ये भारी तेल वगैरह हटाने में अच्छा है, पर सिस्टम गर्म हो जाता है। अच्छा। और CO2 पर्जिंग भी होती है कुछ खास कामों के लिए, पर कुल मिलाकर नाइट्रोजन ही किंग है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये नाइट्रोजन पर्जिंग करते कैसे हैं? क्या बस नाइट्रोजन भर देते हैं? नहीं, ये एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है, खासकर अरामको और साबिक के मानकों के हिसाब से। सबसे पहले होती है तैयारी। तैयारी में क्या? उसमें पहले सिस्टम को समझना पड़ता है, PNID यानी ड्राइंग देखकर। सारे कनेक्शंस, ड्रेन, वेंट कहाँ हैं। फिर सबसे जरूरी, सिस्टम का प्रेशर पूरी तरह निकालना, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लाना। बहुत जरूरी। फिर उसमें जो भी लिक्विड है उसे सेफ तरीके से ड्रेन करना, और ये पक्का करना कि सिस्टम आइसोलेटेड है। ठीक है, फिर आता है असली पर्जिंग का काम। नाइट्रोजन सप्लाई लगाते हैं, रेगुलेटर, फ्लो मीटर, और सबसे जरूरी गैस डिटेक्टर, LEL मीटर, ऑक्सीजन मीटर, H2S मीटर, जो भी जरूरी हो। नाइट्रोजन को एक तरफ से धीरे धीरे डालते हैं और दूसरी तरफ से वेंट खुला रखते हैं, ताकि अंदर की गैसें निकलें। प्रेशर बहुत कम रखते हैं, डिजाइन प्रेशर के 10% से भी कम। और वो LEL वाली बात? हाँ, अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, जिसमें 2018 वाली घटना में चूक हुई थी, LEL मॉनिटरिंग। बताइए। सऊदी अरामको और साइबिक का नियम बहुत सख्त है। वेंट से जो गैस निकल रही है उसमें LEL मतलब? लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। जी हाँ, यानी ज्वलनशील गैस की वो कम से कम मात्रा जो हवा में आग पकड़ सकती है। तो नियम यह है कि यह LEL लगातार कम से कम 30 मिनट तक 0% शून्य रहना चाहिए। 30 मिनट तक लगातार शून्य? जी। इस आधे घंटे में रीडिंग एक बार भी 0% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और इसके लिए कैलिब्रेटेड यानी चेक किए हुए डिटेक्टर ही इस्तेमाल करने हैं। ये तो वाकई बहुत सख्त नियम है। क्यों इतना जोर इस पे? ये सख्ती इसलिए है ताकि ये पक्का हो सके कि सिस्टम के हर कोने से ज्वलनशील गैस निकल चुकी है, कोई पॉकेट बाकी नहीं रहा। अच्छा। हाँ, अगर कन्फाइंड स्पेस में जाना है तो LEL 10% से कम और ऑक्सीजन सही रेंज 19.5 से 23.5% में होनी चाहिए। लेकिन अगर हॉट वर्क करना है, जैसे वेल्डिंग या कटिंग, तब LEL बिल्कुल शून्य होना चाहिए, 0, और इसे एक सेफ्टी ऑफिसर अलग से चेक करके कंफर्म करेगा। ठीक है, पर्जिंग हो गई, LEL 0 आ गया, फिर भी काम खत्म नहीं। सिस्टम में हल्का सा पॉजिटिव नाइट्रोजन प्रेशर बनाए रखते हैं, ताकि बाहर की हवा अंदर ना घुस जाए। ओके। किया सब लिखा जाता है, साइन होते हैं, इसी के बाद आगे काम का परमिट मिलता है। अच्छा, इसमें भी कुछ आम गलतियां होती होंगी जिनसे बचना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होती हैं। जैसे आइसोलेशन ठीक से ना करना। अगर आइसोलेशन वीक है तो पर्जिंग के दौरान भी खतरनाक गैस आती रहेगी। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। या फिर कम नाइट्रोजन इस्तेमाल करना। सोचा कि काम हो गया पर हुआ नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर दे देना। या सबसे खतरनाक, खराब या बिना कैलिब्रेशन वाले डिटेक्टर इस्तेमाल करना। ये तो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, ये छोटी लगने वाली गलतियां ही बड़े हादसों का कारण बनती हैं। समझ गई। तो पर्जिंग सिर्फ गैस निकालना नहीं, बल्कि एक बहुत ही कंट्रोल्ड और वेरीफाइड प्रोसेस है, खासकर वो 30 मिनट 0 LEL वाला नियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा त्रिमूर्ति का दूसरा स्तंभ, आइसोलेशन, इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ वॉल्व बंद करना है? नहीं, देखिए, आइसोलेशन सिर्फ वाल्व बंद करने से कहीं ज्यादा है। वाल्व बंद करना तो रोज के ऑपरेशन के लिए ठीक है, पर जब मेंटेनेंस करना हो, खासकर जब सिस्टम को खोलना हो, हाँ। तब सिर्फ वाल्व पर भरोसा नहीं कर सकते।
वॉल्व लीक कर सकते हैं। तो फिर असली आइसोलेशन का मतलब है उस हिस्से को जिस पर काम होना है उसे एनर्जी के सभी सोर्स से फिजिकली अलग करना। फिजिकली मतलब दीवार खड़ी करना। हाँ, एक तरह से मतलब पाइपलाइन के बीच में कोई ठोस चीज डालना, एक ऐसा बैरियर जिसे आप गलती से भी हटा ना सकें। ये पहली और सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉजिटिव आइसोलेशन और इसके लिए इस्तेमाल होते हैं ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स। जी, सऊदी अरामको का एक खास जीआई है इस पर, GI 0006.012 और साबिक का भी सिस्टम है। ये सब कहते हैं कि जब भी सिस्टम खोलना है, अंदर जाना है या हॉट वर्क करना है तो पॉजिटिव आइसोलेशन यानी ब्लाइंड लगाना जरूरी है। एक और तरीका सुना था, DBB, डबल ब्लॉक एंड ब्लीड। हाँ, DBB होता है। उसमें लाइन में 2 वॉल्व होते हैं, एक के बाद एक, और बीच में एक छोटा ब्लीड वॉल्व। वो कैसे काम करता है? तरीका ये है कि दोनों मेन वॉल्व बंद करो, बीच का ब्लीड वॉल्व खोल दो ताकि बीच में फंसा प्रेशर या लिक्विड निकल जाए, और फिर तीनों वॉल्व लॉक कर दो। तो ये काफी नहीं है? ये जल्दी हो जाता है, लेकिन ये भी आखिरी में वॉल्व की सीलिंग पर ही निर्भर है। इसे पॉजिटिव आइसोलेशन नहीं मानते। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सिस्टम खोलने के लिए सेफ नहीं है। समझ गई। तो ये ब्लाइंड्स क्या चीज है, कैसे दिखते हैं? ब्लाइंड्स असल में मेटल की मोटी प्लेट्स होती हैं। 2 तरह के आम हैं, एक स्पेक्टिकल ब्लाइंड। स्पेक्टिकल मतलब चश्मा? हाँ, कुछ वैसा ही दिखता है। एक सिरा ठोस होता है, दूसरा खोखला रिंग जैसा। इसे फ्लैंज के बोल्ट्स खोलकर बीच में घुमा देते हैं, ठोस सिरा फ्लो रोकता है, रिंग वाला चलने देता है। और दूसरा? दूसरा है स्पेड और स्पेसर। स्पेड एक पूरी गोल या पैडल जैसी ठोस प्लेट होती है, वो फ्लो रोकती है। स्पेसर एक रिंग होती है जो फ्लो चलने देती है। जरूरत के हिसाब से फ्लैंज के बीच स्पेड या स्पेसर डालते हैं। और ये मजबूत होते हैं? बिल्कुल। इनकी मोटाई, मटेरियल जैसे कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील, सब लाइन के प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से डिजाइन होता है, ASME-B 16.48 जैसे स्टैंडर्ड्स के अनुसार। इन्हें लगाना और हटाना भी एक बड़ा काम होगा। जी हाँ, ये बहुत ध्यान से करने वाला काम है। पहले पक्का करते हैं कि लाइन पूरी तरह प्रेशर फ्री और पर्ज्ड है, फिर सही साइज का ब्लाइंड, नए गैस्केट्स, सही बोल्ट्स सब तैयार रखते हैं। फ्लैंज के बोल्ट्स को खास तरीके से धीरे धीरे खोलते हैं, फ्लैंज की फेसिंग साफ करते हैं, फिर ब्लाइंड और दोनों तरफ नए गैस्केट लगाकर फ्लैंज को वापस बंद करते हैं। बोल्ट्स को सही टॉर्क और सही क्रम में टाइट करना बहुत जरूरी है। और फिर? हर ब्लाइंड पर एक टैग लगता है और उसे एक लॉग में रिकॉर्ड किया जाता है। लॉग? कैसा लॉग? ये जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी। इसे कहते हैं ब्लाइंड लिस्ट। ये एक मास्टर डॉक्यूमेंट है। मास्टर डॉक्यूमेंट? हाँ, इसमें शटडाउन में लगने वाले हर एक ब्लाइंड का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। उसका यूनिक नंबर, किस लाइन में लगा है, लोकेशन, साइज, रेटिंग, क्यों लगाया, कब लगाया और अभी उसकी स्थिति क्या है, लगा है या हट गया है। ये लिस्ट कौन बनाता है? इसे मेंटेनेंस वाले बनाते हैं, लेकिन फिर ऑपरेशंस, सेफ्टी, इंजीनियरिंग सब लोग इसे रिव्यू करके अप्रूव करते हैं। और सबसे बड़ा नियम, क्या? बिना अप्रूव्ड ब्लाइंड लिस्ट के कोई भी ब्लाइंड ना तो लगाया जा सकता है ना ही हटाया जा सकता है। अरे वाह, इतना कड़ा नियंत्रण! हाँ, और ये जरूरी है ताकि कोई आइसोलेशन पॉइंट मिस ना हो और काम खत्म होने पर हर ब्लाइंड का हिसाब हो कि वो हटाया नहीं। सोचिए अगर कोई ब्लाइंड लगा रह जाए और सिस्टम चालू कर दे। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। या कोई ब्लाइंड वक्त से पहले हटा दे तो ये लिस्ट उस कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी को पक्का करती है। ठीक है, ब्लाइंड लग गया, अब होता है आइसोलेशन वेरिफिकेशन, यानी कंफर्म करना कि आइसोलेशन वाकई हो गया है। वो कैसे? इसमें मौके पर जाकर फिजिकली चेक करते हैं, ब्लाइंड लगा है, वाल्व बंद और लॉक हैं, टैग सही लगे हैं। फिर वहां जीरो एनर्जी चेक करते हैं। जीरो एनर्जी? हाँ, मतलब प्रेशर गेज लगाकर देखते हैं कि प्रेशर शून्य है। गैस डिटेक्टर से चेक करते हैं कि कोई गैस तो लीक नहीं हो रही। और आखिर में ट्राई टेस्ट, मतलब मशीन को चलाकर देखने की कोशिश करते हैं, वो चलनी नहीं चाहिए। अच्छा। जब ये सब हो जाता है तब जारी होता है जीरो एनर्जी सर्टिफिकेट। ये कंफर्म करता है कि अब यहाँ काम करना सेफ है। और साथ में चलता है लोटो, लॉकआउट टैग आउट सिस्टम। लोटो? हाँ, हर वो वर्कर जो उस एरिया में काम करेगा वो अपना ताला लगाएगा। जब तक सबके ताले नहीं हटते सिस्टम चालू नहीं हो सकता। साथ में एक लाल रंग का डेंजर डू नॉट ऑपरेट टैग भी लगता है। बहुत सारे लेयर्स हैं सुरक्षा के। जी हाँ, जरूरी भी है। और जब काम पूरा हो जाए तब इन सबको हटाते कैसे? तब होती है डी आइसोलेशन की प्रक्रिया। लेकिन ये तभी शुरू होती है जब काम 100% पूरा हो गया हो, लीक टेस्टिंग पास हो गई हो, सारे औजार रोग हट गए हों और ऑपरेशंस ने ओके कर दिया हो।
इसमें फिर ब्लाइंड लिस्ट देखकर एक एक करके सारे ब्लाइंड हटाए जाते हैं, गिनती करके। वॉल्वो को सही सीक्वेंस में खोला जाता है, सिस्टम को धीरे धीरे प्रेशर में लाया जाता है। ये भी एक बहुत कंट्रोल्ड प्रोसेस है। बहुत खूब। पर्जिंग हो गई, आइसोलेशन हो गया, अब आता है तीसरा और आखिरी हिस्सा, लीक टेस्टिंग। इसे प्रेशर टेस्टिंग भी कहते हैं ना? जी हाँ, प्रेशर टेस्टिंग भी कहते हैं। ये क्यों जरूरी है? काम तो हो गया, ब्लाइंड भी हटा दिए, अब क्या जरूरत? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मेंटेनेंस के दौरान हमने सिस्टम को खोला था, शायद वेल्डिंग की, बोल्ट खोले कसे, तो हमें वापस चालू करने से पहले ये 100% पक्का करना होता है कि सिस्टम अब भी उतना ही मजबूत है, उसकी इंटेग्रिटी बनी हुई है। और सबसे ज़रूरी, उसमें कहीं कोई लीक तो नहीं रह गया है। ये एक तरह से फाइनल क्वालिटी चेक है हमारे काम का, और सेफ्टी की गारंटी भी। ये ASME B31.3 और अरामको के SAEP 1168 जैसे स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत भी है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग होती कैसे है? क्या तरीके हैं इसके? मेनली 2 तरीके हैं। पहला और सबसे कॉमन है हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट या हाइड्रो टेस्ट। हाइड्रो मतलब पानी? जी, इसमें सिस्टम को पानी से भरते हैं और फिर उसे डिजाइन प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर पर टेस्ट करते हैं। पानी ही क्यों, गैस क्यों नहीं? क्योंकि पानी लगभग दबता नहीं है, इनकम्प्रेसिबल। तो अगर टेस्टिंग के दौरान भगवान न करे कोई लीकेज हुई या सिस्टम फेल हुआ, तो उसमें बहुत ज्यादा स्टोर्ड एनर्जी नहीं होती, खतरा कम रहता है। अच्छा। और पानी का लीक साफ दिख भी जाता है। ये सबसे सेफ और पसंदीदा तरीका है। कितना प्रेशर देते हैं इसमें? ASME कोड तो कहता है डिजाइन प्रेशर का 1.5 गुना, पर दिलचस्प बात है, सऊदी अरामको का स्टैंडर्ड SAEP 1168 कहता है डिजाइन प्रेशर का 1.3 गुना। कम क्यों? प्रेशर थोड़ा कम, लेकिन वो होल्डिंग टाइम ज्यादा रखते हैं। शायद उनका अपना रिस्क असेसमेंट होगा। अच्छा, क्या हाइड्रो टेस्ट की कोई कमी भी है? हाँ, कुछ हैं, जैसे ये उन सिस्टम के लिए ठीक नहीं जो पानी से खराब हो सकते हैं। टेस्ट के बाद पानी निकालना और सिस्टम सुखाना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। पानी भारी भी होता है, और खासकर स्टेनलेस स्टील के लिए पानी की क्वालिटी बहुत जरूरी है। उसमें क्लोराइड बहुत कम होना चाहिए, वरना जंग लग सकती है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या बताया था? दूसरा है न्यूमैटिक टेस्ट। इसमें पानी की जगह हवा या नाइट्रोजन जैसी गैस इस्तेमाल करते हैं। इसके क्या फायदे नुकसान है? फायदा तो यही है कि पानी का झंझट नहीं, सिस्टम सूखा रहता है। लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? क्योंकि गैस दब सकती है, कंप्रेसिबल। तो जब आप उसे प्रेशर देते हैं तो उसमें बहुत भारी मात्रा में एनर्जी स्टोर हो जाती है। अगर टेस्ट के दौरान सिस्टम फटा तो वो एनर्जी एक बम की तरह रिलीज हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। बाप रे। इसीलिए इसे बहुत सावधानी से और कम प्रेशर पर सिर्फ डिजाइन प्रेशर का 1.1 गुना करते हैं। और ये तभी करते हैं जब हाइड्रो टेस्ट बिल्कुल मुमकिन ना हो, और उसके लिए खास इंजीनियरिंग अप्रूवल और बहुत सख्त सेफ्टी प्लान चाहिए होता है। समझ गई, हाइड्रो टेस्ट ही बेहतर और सुरक्षित है। इसकी प्रक्रिया थोड़ी बता सकते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, हाइड्रो टेस्ट की प्रक्रिया भी काफी डिटेल्ड है। पहले तैयारी होती है, पूरा टेस्ट प्लान बनता है, टेस्ट की बाउंड्री तय होती है, जरूरत हो तो अस्थायी टेस्ट ब्लाइंड लगाए जाते हैं। पक्का करते हैं कि सारी वेल्डिंग, NDE वगैरह हो चुकी है। इंस्ट्रूमेंट्स, रिलीफ वाल्व वगैरह हटा देते हैं। सही क्वालिटी का पानी तैयार रखते हैं और कैलिब्रेटेड प्रेशर गेज लगाते हैं, कम से कम 2, जिनकी कैलिब्रेशन डेट वैलिड हो। ठीक है, फिर पानी भरते हैं? जी, सिस्टम को नीचे से भरना शुरू करते हैं और ऊपर के वेंट खुले रखते हैं ताकि सारी हवा निकल जाए। हाँ, एयर बबल रह जाएंगे। बिल्कुल। जब वेंट से सिर्फ पानी निकलने लगे बिना हवा के, तब उन्हें बंद करते हैं। फिर प्रेशर बढ़ाते हैं? हाँ, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते हैं, स्टेप्स में 25%, 50%, 75%, 100% टेस्ट प्रेशर तक। हर स्टेप पर थोड़ी देर रुकते हैं। जब टेस्ट प्रेशर डिजाइन का 1.3 गुना पहुंच जाए तो उसे एक तय समय के लिए होल्ड करते हैं। कितनी देर? अरामको स्टैंडर्ड के हिसाब से पाइपिंग के लिए कम से कम 30 मिनट और प्रेशर वेसल के लिए कम से कम 60 मिनट। और इस दौरान प्रेशर को लगातार मॉनिटर करते हैं और पूरे सिस्टम को बहुत ध्यान से चेक करते हैं। हर जॉइंट, हर वेल्ड, कहीं से कोई बूंद तो नहीं टपक रही। और टेस्ट पास कब माना जाता है? टेस्ट पास तब होता है जब होल्डिंग पीरियड में कोई दिखाई देने वाला लीक ना हो और प्रेशर में गिरावट तय लिमिट के अंदर हो, जो बहुत कम होती है। और सबसे जरूरी, क्लाइंट या अरामको साबिक का इंस्पेक्टर वहां मौजूद होता है। वो खुद सब चेक करके साइन करता है। उसके बिना टेस्ट अधूरा है। और अगर टेस्ट फेल हो जाए तो? लीक मिल गया या प्रेशर गिर गया तो टेस्ट फेल है। फिर लीक ढूंढते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, जरूरत पड़े तो फिर से वेल्डिंग या NDE करते हैं, और फिर पूरी टेस्ट प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है। ओह, दोबारा पूरी मेहनत। जी हाँ, आमतौर पर 2-3 मौके मिलते हैं।
अगर फिर भी पास नहीं हुआ तो फिर बड़ी इंजीनियरिंग जांच होती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और पास होने के बाद? पास होने के बाद प्रेशर धीरे धीरे रिलीज करते हैं, पानी निकालते हैं, जरूरत हो तो सिस्टम को सुखाते हैं और टेस्ट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। प्रेशर का रिकॉर्ड, टेम्परेचर का रिकॉर्ड, गेज कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, इंस्पेक्टर का साइन किया हुआ टेस्ट सर्टिफिकेट, ये सारे रिकॉर्ड परमानेंटली रखे जाते हैं। वाह! तो ये थी हमारी सुरक्षा त्रिमूर्ति, पर्जिंग, आइसोलेशन और लीक टेस्टिंग। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ कोई रूटीन काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ऑयल एंड गैस जैसे खतरनाक उद्योग में हादसों को रोकने, लोगों की जान बचाने के लिए बहुत सोची समझी, गहरी और जरूरी व्यवस्थाएं हैं। जी हाँ, और ये सऊदी अरामको और SABIC जैसी कंपनियों की सेफ्टी के प्रति जो कमिटमेंट है उसे भी दिखाता है। हर कदम पर प्लानिंग, बारीकी से काम, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब मिलकर ही एक सेफ वर्किंग माहौल बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं की जटिलता और इनके पीछे की जो सोच है उसे समझना वाकई हमें एहसास दिलाता है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी कितनी बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि जब हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की इन जटिल सुरक्षा प्रक्रियाओं को देखते हैं तो क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या दूसरी टेक्नोलॉजी में भी ऐसी ही अनदेखी सुरक्षा परतें हैं? हो सकती हैं। जो हमारी दुनिया को चलाए रखते हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।